सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, पहले मैं उसको ब्रीफली रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखा था गांधी का अर्ली मूवमेंट, है ना। थोड़ा सा इसको हम एक ब्रीफ रिटन वर्क में हम इसको समझ लेते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। बोलते जाएंगे, अगर याद होगा तो। सबसे पहले हमने क्या देखा था इसमें, गांधी जी अर्ली लाइफ देखा था, ये देखा था, है ना। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था, उनका जो भी स्टडी हुआ इंग्लैंड में, स्टडी इन इंग्लैंड, ये देखा था हमने। इसके बाद हमने उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हुए साउथ अफ्रीका में, वो देखे थे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स इन साउथ अफ्रीका, विच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करे थे उन्होंने, किस तरीके के वहां पर जाकर उन्होंने प्रयोग करे थे और उनको क्या उसका परिणाम मिला था। हाँ, पहले 2 फेसेस में हमने उनको देखा था, ठीक है। कौन कौन से 2 फेसेस थे, एक 1896 से लेकर के 1904, ठीक है। ये क्या था, उदारवादी चरण था या मॉडरेट फेस था, ठीक है। उसके बाद में 1906 से लेकर के 1914, ये किस तरीके का फेस था, सत्याग्रह का फेस था, जहां पर फाइनली अब गांधी जी को अपनी टेक्निक्स डेवलप करने के लिए मिली। किस तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह को स्टार्ट किया, उनका जो टेक्निक था अहिंसा का, है ना, नॉन वायलेंस हो गया, और किस तरीके से उन्होंने सत्य के आधार पर अपनी लड़ाई शुरू करी। और यहाँ से उनको समझ में आया कि हमको एक्चुअली में आज़ादी के लिए किस तरीके के अनुभव चाहिए, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, वो सभी चीजें इस फेस के अंतर्गत उनको मिला। वहां पर जितने भी साउथ अफ्रीका के लोग थे जो भारत से आए थे या दूसरे देशों से आए थे, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था, है ना। किस तरीके का भेदभाव किया जाता था, हाँ, रात के 9 बजे के बाद नहीं निकलना है, रेसिज्म का भेदभाव था, उनको बहुत ही मीनियल वर्क्स में उनको काम दिया जाता था, है ना, हाई क्लास वर्क्स में उनको काम नहीं दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह शुरू किया था। 2-3 चीज़ों के खिलाफ वहाँ पर उन्होंने, गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी। कौन कौन सी चीज़ें थी, 1-2 बताएंगे। करेक्ट करेक्ट, आइडेंटिटी प्रूफ उनको एनी टाइम रखना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहला। दूसरा था कि जो भी मैरिजेस क्रिश्चियन रीति रिवाजों के हिसाब से नहीं हुई हैं, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को क्या कर दिया था, इलीगल घोषित कर दिया था। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ के तौर पर आई थी। इस चीज़ का भी विरोध गांधी जी ने किया था, दूसरा हो गया। तीसरा क्या था, पोल टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, है ना, पोल टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। तो 3-4 ऐसे कारण थे जिसके लिए गांधी जी ने डायरेक्ट क्या किया, एक्शन लिया, और चारों जगहों पर उन्होंने क्या हासिल करी, सफलता हासिल करी, ठीक है। तो ये फेस रहा गांधी जी का। इसके बाद हमने क्या देखा था, 1915 में अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो जनवरी में वो कहाँ आए, रिटर्न टू इंडिया, वो भारत वापस आ गए जनवरी में 1915 में गांधी जी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1 साल तक किसी भी तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे भारत देश का दौरा किया, और दौरा करते करते समझा कि एक्चुअली में भारत को किस चीज की जरूरत है ना, भारत को एक्चुअली में क्या चाहिए, वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ पे क्या क्या सामाजिक कुरीतियां हैं जो हमें हटानी है। 1 साल तक उन्होंने समझा, और फिर फाइनली 1917 से उन्होंने अपने मूवमेंट जो है वो शुरू किए। इसके अंतर्गत हमने 3 मूवमेंट्स देखे थे। सबसे पहले 1917 में हमने क्या देखा था, चंपारण सत्याग्रह देखा था, है ना। सत्याग्रह ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ था, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिगो, या इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे,
नील। नील के एक नील आप सब्जेक्ट मान सकते हैं कि इंडिगो रिवॉल्यूशन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं कि जो वहाँ के किसान होते थे, वहाँ के फार्मर्स होते थे, उनको क्या किया जाता था, जबरदस्ती 1 या 3/20 ऑफ लैंड में उनको जो है वो इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसको हम और क्या सिस्टम कहते हैं, 3 कठिया सिस्टम कहते हैं, कि 3/20 ऑफ लैंड में उनको इंडिगो उगाने के लिए बोला जाता था। वहां पर गांधी जी ने अपना क्या किया, भरपूर प्रयास किया और इस जो कुरीति है उसको रोका। ठीक है, इसीलिए इसको पहला और क्या कहा जाता है, पहला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट या पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हमने देखा था 1918 में। ठीक है, क्या देखा था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखा था, है ना। एक क्विक रिवीजन के तौर पर मैं आपको लिखवा रही हूं, इसका मेन सब्जेक्ट क्या था, प्लेग बोनस था। गुड, है ना, प्लेग बोनस था। प्लेग बोनस मतलब आपको वहाँ के जो भी लेबर्स थे वो एक्चुअली में चाहते थे कि उनको सैलरी में 35% का हाइक मिले या 35% की बढ़ोतरी मिले, परंतु वहाँ के जो ओनर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ 25% के लिए रेडी हो रहे थे। परंतु यहाँ पर गांधी जी ने इनका समर्थन किया कि आप जो डिमांड रख रहे हो वो बिल्कुल सही है, और इस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया था या हंगर स्ट्राइक कर दिया था, फास्ट अंटिल डेथ। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पहला हंगर स्ट्राइक कहा जाता है। पहला आमरण अनशन की शुरुआत जब हुई थी वो कब हुई थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हुई थी। ठीक है, इसके बाद एक और हमने देखा था 1918 में ही, क्या देखा था, खेड़ा सत्याग्रह। गुड, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह का क्या टॉपिक था, मेन टैक्स था, है ना। जो लैंड रेवेन्यूज होते थे, मान लीजिए किसी की फसल खराब हो गई तो अंग्रेजों ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर आपकी फसल खराब होगी तो हम आपको टैक्स में छूट देंगे या कुछ कमी कर देंगे, लेकिन इस बात को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, सिरे से नकार दिया। जब एक्चुअली में फसल खराब हुई तब अंग्रेजों ने बोला कि आपको उतना ही टैक्स देना है जितना डिसाइडेड है, परंतु अगेन गांधी जी ने इस चीज को सपोर्ट किया और फिर फाइनली जाकर के सीक्रेट तौर पर ब्रिटिशर्स ने ये अनाउंस करा कि जो जो व्यक्ति टैक्स देने के लिए सक्षम है सिर्फ वही व्यक्ति टैक्स देगा, बाकी सभी नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली इसमें भी गांधी जी की विक्ट्री हुई और इसको क्या कहा जाता है, पहला बोलिए, पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या पहला असहयोग आंदोलन इसको कहा जाता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन, है ना, एंड सिविल डिसओबीडियंट, ये दोनों के बीच में अंतर बहुत लोगों को कंफ्यूजन में होती है। जैसे आपने ही पूछा था व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस, हिंदी में मतलब असहयोग आंदोलन एंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, नॉन कोऑपरेशन का मतलब अगर हम समझते हैं असहयोग करना, हर चीज में असहयोग करना। जैसे आप मुझे कुछ बोल रहे हैं, मैं नहीं मानूंगी, ठीक है, कुछ भी आप बोलोगे मैं मानूंगी ही नहीं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल्स को मैं बायकट कर दूंगी, जो आपके द्वारा फॉरेन क्लॉथ्स रहेंगे उनको मैं पूरी तरीके से बायकट कर दूंगी, है ना। जितने भी सेवाएं होती हैं उनको मैं लूंगी ही नहीं। तो हर तरीके से असहयोग करने की जो भावना होगी वो इस मूवमेंट में होगी, प्रायोरिटी इस मूवमेंट में असहयोग की ज्यादा होगी, समझ आया। लेकिन जो सिविल डिसोबीडिएंट होता है इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकली लॉ ब्रेक करना, मतलब कानून का उल्लंघन करना। यहाँ पर प्रायोरिटी क्या होगी, लॉ को ब्रेक करना। मान लीजिए सॉल्ट लॉ है, नमक कानून है, अंग्रेजों ने बोला कि नमक आप नहीं बना सकते हो डेली यूज के लिए, लेकिन गांधी जी ने, जब हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पढ़ेंगे तो गांधी जी ने स्पेसिफिकली क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था और वहां जाकर के साबरमती से दांडी वो गए थे और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया था, नमक बनाया था। तो यहाँ पर प्रायोरिटी किस चीज की है, नियमों को तोड़ने की है, और यहाँ पर प्रायोरिटी किस चीज की है, असहयोग की है।
यहाँ पर असहयोग को ज्यादा फोकस किया गया है और यहाँ पर नियमों को तोड़ने में ज्यादा फोकस किया गया। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आप बोलेंगे इन जनरल तो दोनों के मेथड सेम लगेंगे। यहाँ पे भी गवर्नमेंट सर्विसेज को बायकट किया जा रहा है, यहाँ पे भी किया जा रहा है, यहाँ पे भी जनता सड़कों पर उतर रही है, यहाँ पे भी जनता सड़कों पर उतर रही है ना। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है, यहाँ पर हमने असहयोग की बात की है और यहाँ पर हमने नियमों को तोड़ने की बात की है। अब समझ आया आप लोगों को ये चीज? ठीक, इतना हमने मोटा मोटा तौर पर पढ़ा था अभी तक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग ये समझिएगा। अब कौन सा समय आ गया है? 1919। अच्छा, दो चीजें हमने और पढ़ी थी। 1919 में हमने पढ़ा था रॉलेट एक्ट पढ़ा था, है ना, जो किसके नाम से रखा गया था? सर सिडनी रॉलेट के नाम से रखा गया था। इस एक्ट के अंतर्गत क्या बोला गया था? कोई बताओगे मेरे को? आप बताइए तो, आप बहुत चुप रहते हैं। अच्छा, अटेंड ही नहीं करे थे, ठीक है। देखिए, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया था कि बिना किसी भी ट्रायल के या बिना किसी भी, मान लीजिए आपको किसी जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया, ठीक है, तो आपको बिना कोर्ट ले जाए ही क्या कर दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब अरेस्ट विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के, बिना कोर्ट में कोई भी डिसीजन लिए आपको क्या कर दिया जाएगा? सीधा सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। ये था इसका मेन प्रोविजन, ठीक है, अरेस्ट विदाउट ट्रायल, ठीक है। ये बेसिक चीज थी जिसमें कहीं ना कहीं आपके जो बेसिक सिविल राइट्स होते हैं, जो नागरिक अधिकार होते हैं, उनका आपको उल्लंघन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने बहुत ज्यादा तौर पर क्या किया? उसका असमर्थन किया और उन्होंने क्या स्टार्ट किया? 1919 में ही रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया, ठीक है। उन्होंने इसको लॉन्च कर दिया था और कहीं ना कहीं उनके जो भी टेक्निक्स थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे? बढ़ते जा रहे थे। परंतु एक इंसिडेंट हो जाता है, इसी सत्याग्रह के दौरान एक इंसिडेंट हो जाता है 13 अप्रैल 1919 में। एक इंसिडेंट हो जाता है जो पूरे भारत देश के लिए एक शॉक के तौर पर सामने आता है और उस इंसिडेंट का नाम रहता है जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है या नरसंहार जिसको हम बोलते हैं, नरसंहार बोलते हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है कि एक जो भीड़ रहती है वो नॉर्मली प्रोटेस्ट करते रहती है, परंतु एक जनरल होते हैं जिनका नाम क्या रहता है? जनरल डायर, ठीक है। केसरी देखे हो? केसरी चैप्टर 2, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके अंतर्गत बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्रेस किया गया है। तो जनरल डायर होते हैं, जनरल डायर बेसिकली वहां पर आते हैं, मेन एग्जिट गेट को लॉक कर देते हैं और अंधाधुन बिना किसी वार्निंग के क्या करते हैं? वो फायर करने लग जाते हैं और हजारों लोगों की वहां पर, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो माताएं हो, बहनें हो, सबकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट होता है जिसके कारण पूरा भारत देश सदमे में चला जाता है और इसी कारण ये जो सत्याग्रह स्टार्ट हुए रहता है, इसको गांधी जी बीच में ही क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। तो जिस तरीके से उनको एक्सपेंशन चाहिए था इस सत्याग्रह का, वो एक्सपेंशन यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। आज हम इसके आगे की स्टोरी देखेंगे, जैसे कि 1920 से लेकर के 1922 तक की जो भी स्टोरी हुई वो आज हम कवर करेंगे, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी हमारी डिटेल में कवर करने की। सबसे पहले हम देखेंगे खिलाफत इशू। खिलाफत इशू क्या था, ठीक है। इसके बाद में जो पंजाब में जो घटना हुई थी, या पंजाब रॉन्ग्स जिसको हम बोलेंगे, पंजाब में जो गलत चीजें हुई थी ये, और इसके बाद किस तरीके से ये दोनों इश्यूज मर्ज हो जाते हैं और फाइनली खिलाफत आंदोलन का रूप ले लेते हैं। खिलाफत आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन का रूप ले लेते हैं और बाद में जाकर के यही असहयोग आंदोलन बनते हैं, ठीक है। तो दो इसके मेन चीजें रहेंगी, एक तो खिलाफत इशू क्या था, पंजाब में जो घटना हुई उसका, और ये दोनों किस तरीके से मर्ज होकर खिलाफत आंदोलन बनते हैं, और यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहलाता है। नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग, असहयोग आंदोलन, है ना। तो ये पूरा असहयोग आंदोलन को आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक, समझ आया?
पूरी बैकग्राउंड क्या क्या पढ़े हैं अभी तक का, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम असहयोग आंदोलन को शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं असहयोग आंदोलन की, तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन था। क्यों इंपॉर्टेंट आंदोलन था? क्योंकि पहली बार गांधी जी ने यहाँ पर नेतृत्व किया था और ये कहीं ना कहीं बहुत ही लार्ज एक्सटेंट में, बहुत ही व्यापक रूप में पूरे भारत देश में जो है वो फैला था, ठीक है। इससे पहले जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इससे पहले क्या हुआ था? दो चीज हुआ था। 1919 को क्या हुआ था? पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। 1914 से लेकर के 1919 तक का विश्व युद्ध खत्म हुआ था। और वहां पर क्या हुआ था कि जो टर्की देश है, टर्की देश जानते हो कहाँ का देश है? किस साइड है? हमारे भारत के वेस्ट साइड में है कि ईस्ट साइड में है? मिडिल ईस्ट में है ना, मतलब हमारे भारत के वेस्ट साइड में है, पर वो जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है ओवरऑल, वो वहां पर एक देश है जिसका नाम है टर्की, ठीक है। तो जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद टर्की को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। टर्की को हार का सामना करना पड़ा और वहां के जो लीडर थे उनको हम क्या कहते थे? खलीफा कहते थे। क्या कहते थे? खलीफा कहते थे। और ऐसा माना जाता था कि पूरे विश्व भर में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनके ये गुरु हैं, है ना। मान लीजिए क्रिश्चियनिटी के गुरु कौन है? जीसस क्राइस्ट है ना। मानते हैं ना कि वो उनके क्या है? मुख्य गुरु हैं या भगवान है। उसी तरीके से पूरे मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो हैं, टर्की के जो खलीफा थे उनको अपना क्या मानते थे? गुरु मानते थे। और टर्की की हार होने के कारण जो खलीफा हैं उनको बहुत बुरी तरीके से अपने पद से निकाल दिया गया और निकालने के बाद उनके जितने भी पावर्स है, जितने भी अधिकार है, वो छीन लिए गए। समझ आया? तो इससे पूरे विश्व भर के मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को ठेस पहुंची और वो अपने गुरु को, अपने लीडर को फिर से उस पोस्ट में बैठाना चाहते थे। समझ आया ये टॉपिक क्या हुआ? देखिए, इसको हम जैसे लिखेंगे तो 1914 से लेकर के 1919 के बीच में क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं टर्की जो है, हिंदी मीडियम के लिए हम पीपीटी को हिंदी में बनाए हैं, तो अभी बस आप इसको समझने के लिए लिखेंगे, बाकी हिंदी में हमारे पास पीपीटी है। टर्की की क्या हो गई? लॉस हो गई या हार हो गई। और टर्की के जो लीडर थे, है ना, जो लीडर थे टर्की के, जिनको हम क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं, है ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी के क्या थे? वो कहीं ना कहीं किंग थे या सुप्रीम, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। सबसे ऊपर अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में कोई व्यक्ति थे तो ये खलीफा के तौर पर देखे गए। लेकिन टर्की के हार के कारण जो खलीफा थे, खलीफा वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर, है ना। उनको क्या कर दिया गया? टर्की के गद्दी से निकाल दिया गया। और इस चीज से जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है या मुस्लिम सेंटीमेंट्स वर हर्ट। मुस्लिम संप्रदाय की जो भावना है उनको बहुत ज्यादा क्या पहुंची? ठेस पहुंची। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का इम्पैक्ट पूरे विश्व में हो रहा था, तो कहीं ना कहीं भारत में भी होगा। भारत के भी जो मुस्लिम हमारे भाई बहन थे उनको भी इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और इसलिए क्या किया गया? ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी का गठन किया गया। कब किया गया? 1919 में, ठीक है। या इसको आप स्पेसिफिकली लिखेंगे नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसके गठन मेन किसने किए थे? अली ब्रदर्स का मुख्य नाम आता है, जिसमें आप याद रखेंगे शौकत अली एंड मुहम्मद अली। ये अली ब्रदर्स आप सुनेंगे, है ना। अली ब्रदर्स ने कहीं ना कहीं ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था कि हम अपने खलीफा को पावर में फिर से बैठाएंगे और जितनी भी उनकी खोई हुई पावर है उसको हम वापस लेके जाएंगे। अच्छा, अब आप ये समझिए कि ये तो टर्की का इशू था, तो हम इसको भारत के आधुनिक इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं?
सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पूछना चाहिए कि ये तो टर्की का इशू है ना, टर्की के मुसलमानों का इशू है, तो हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं ये। हाँ बोलिए। यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, लेकिन ये पूरा आंदोलन कैसे बन गया, ये खिलाफत आंदोलन भारत का कैसे बन गया? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नहीं, ब्रिटिशर्स एक हिस्सा थे। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो ब्रिटिशर्स एक हिस्सा थे, जीतने वाले पक्ष के एक पार्ट थे कहीं ना कहीं। सिर्फ ब्रिटिशर्स तो नहीं जीते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय पे तो पूरा खेमा, पूरा वर्ल्ड दो भाग में डिवाइड हो गया था ना। तो जो जीतने वाले पक्ष थे उसमें से एक ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। और कुछ सोचेंगे कुछ? करेक्ट, इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी हर्ट हुई है ना, और पूरे भारत में इस चीज का मुस्लिमों में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था। तो यही चीजें गांधी जी ने सोची कि किस तरीके से मैं इस चीज को हमारे आंदोलन में यूज कर सकता हूँ। गांधी जी का यहाँ पर दिमाग दौड़ा, क्योंकि समझिएगा उस समय मुस्लिम्स जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए थे। समझ रहे हो, मतलब जो भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो भारतीय कांग्रेस से, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इससे क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। मुस्लिम लीग का गठन हो गया था, हमने पढ़ा है। कब बना था मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बना था? 1919 में, 06 में बना था, है ना। मुस्लिम लीग कब बना था? 1906 में बना था। और कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाई बहन, हमारे जो आंदोलन चल रहा था, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, उससे दूर हो गए थे। तो इस चीज को देखा गांधी जी ने, और इस चीज के लिए गांधी जी ने क्या किया, ये इशू को इन्वॉल्व कर दिया अपने क्या बोल सकते हैं, आंदोलन में, अपने राष्ट्रीय आंदोलन में इस मुद्दे को उठाया। दो चीजें इस समय पर हुई थी, टू इवेंट्स जो हैं, है ना, 2 इवेंट्स एट द सेम टाइम। मतलब दो ऐसे मुद्दे थे जो एक ही समय पर उठे थे। पहला चीज खिलाफत इशू, है ना, जो खलीफा का इशू था जो टर्की में हो रहा था, और दूसरा चीज जलियांवाला बाग, ठीक है। तो ये दो चीजें थी जो सेम टाइम पर हो रही थी। अब गांधी जी को ये लगा कि क्यों ना मैं इन दोनों टॉपिक्स को मर्ज कर दूं, क्यों ना मैं इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ ले आऊं और एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करूं। एक पूरे नेशनल लेवल पर मैं एक मूवमेंट शुरू करूं, जिसमें प्रॉफिट क्या है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन भी जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका भी इशू इन्वॉल्व्ड है। समझ में आया ये, कि जो खलीफा का इशू है या जो खिलाफत का इशू है, वो हमारे भारत की राजनीति से कहीं से भी दूर दूर से उसका नाता नहीं था, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से उसका नाता था। परंतु गांधी जी का दिमाग दौड़ा और गांधी जी ने बोला कि हम ये जो दो इश्यूज हैं इसको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। जो पंजाब में जो गलत हुआ या पंजाब में जो रॉन्ग्स हुए, और इसके साथ ही साथ में खिलाफत का इशू, और दोनों को मर्ज करके हम एक व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्र स्तर का आंदोलन हम शुरू करेंगे। इसी से इंस्पिरेशन लेकर के अब गांधी जी क्या शुरू करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें मुस्लिमों की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तौर पर क्या दिखी, भागीदारी दिखी। इससे पहले के जो आंदोलन हुए थे, जैसे नॉन होम रूल लीग हुआ, है ना, स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिमों की उतनी ज्यादा भागीदारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी मुस्लिमों को देखने को मिली। तो आप इसको लिख लीजिए, मुस्लिम। इसके दो उद्देश्य थे, ठीक है, इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गांधी जी, है ना। गांधी जी ने 2 चीजें सोची थी। पहला तो मुस्लिम प्लस हिंदू यूनिटी, इसका मतलब हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। दूसरा, इंग्लिश गवर्नमेंट के प्रति अगर हम एक स्ट्रॉन्ग नेशनल लेवल मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब
स्ट्रॉन्ग नेशनल लेवल मूवमेंट अगेंस्ट इंग्लिश गवर्नमेंट, है ना। हमको पता है कि जब हम एकजुट होकर के कोई भी कार्य को करते हैं तो उसमें सफलता के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो वो सेम चीज़ है, गांधी जी ने समझा कि हम हिंदू मुस्लिम को एक साथ ले लेते हैं और अब हम जा करके क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर हुई थी। अब कहीं ना कहीं पूरे भारत के जो लीडर के रूप में कौन उभरे, गांधी जी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लीडर कौन थे पूछेगा तो क्या बोलोगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मुख्य लीडर जो है, लीडर के रूप में कौन आए, हमारे गांधी जी आए। अच्छा, कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका थी। कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर रही थी कि हम किस तरीके से मुस्लिमों को ले लें, क्योंकि मुस्लिम्स तो पहले भी हमारे साथ में नहीं थे। अब अगर हम मुस्लिमों को अपने साथ मिलाएंगे तो वो कहीं धोखा ना दे दे, है ना। तो पहले कांग्रेस जो है वो गांधी जी के पक्ष में नहीं थी, परंतु गांधी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से कांग्रेस को मनाया और कांग्रेस भी इस आंदोलन में क्या हो गई, इन्वॉल्व हो गई। तो मुस्लिम लीग भी इस आंदोलन में इन्वॉल्व था और गांधी जी की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी इस आंदोलन में इन्वॉल्व थी। ठीक है, अच्छा, इसका डेट जो हमको याद रखना है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, डेट ऑफ लॉन्च, मतलब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये कब लॉन्च हुआ था, तो आपको याद रखना है 31 अगस्त 1920 में ये क्या हुआ था, फॉर्मल रूप से लॉन्च हुआ था। ठीक है, फॉर्मल रूप से लॉन्च हुआ था। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है या जो असहयोग आंदोलन है वो कब हुआ था, 31 अगस्त 1920 को लॉन्च हुआ था। ये डेट याद रखना है, डायरेक्टली इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ आया। इसके बाद देखिए, इसी बीच में अगर मान लीजिए इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएगा, इसी बीच में 1 अगस्त को, मतलब 30 दिन पहले 1 अगस्त को क्या हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, मतलब मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसी बीच में ऐसा नहीं था कि उनको कुछ वो था, बस एज फैक्टर था और एज के कारण उनकी 1 अगस्त को डेथ हो गई थी। और कहीं ना कहीं इन्हीं से इंस्पायर होकर के यहाँ पर क्या बनाया गया था, एक तिलक स्वराज फंड बनाया गया था, इन्हीं के नाम को लेते हुए, इनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने के लिए इनके नाम को लेते हुए क्या बनाया गया था, यहाँ पर तिलक स्वराज फंड। एक फंड हम लेते हैं जिसमें हम पैसा इकट्ठा करते हैं, है ना। तो आंदोलन के लिए कहीं ना कहीं इनसे इंस्पिरेशन लेकर के, क्योंकि इनकी उसी समय डेथ हुई थी, तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया था। किस मूवमेंट के अंतर्गत गठन किया गया था, तो आपको बताना है, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत गठन किया गया था। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, इसके बाद आपको याद रखना है एक और डेट, जो आपका दिसंबर का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नागपुर का जो सेशन हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920, ठीक है, 1920 में जो दिसंबर था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ था। और ये नागपुर सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बार यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि अब हम स्वराज को गैर संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करेंगे, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से अब हम स्वराज जो है वो प्राप्त करेंगे। एक क्वेश्चन है, सबसे पहले स्वराज प्राप्त करना है, ये कौन से सेशन में बोला गया था कि अब हमारा उद्देश्य सेल्फ रूल है या स्वराज है, कौन से सेशन के अंतर्गत, मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया है, थोड़ा सा पास हो, 1906 में बोला गया था। कलकत्ता में सेशन हुआ था, कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता है, वार्षिक सेशन होता है, उसमें यह कहा गया था कि अब हमको स्वराज प्राप्त करना है। इस सेशन में क्या बोला गया, स्वराज थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, इसका मतलब हमको स्वराज चाहिए किसके द्वारा, गैर
संविधानिक तरीकों से, है ना, गैर संवैधानिक तरीकों से। अब हमको स्वराज तो चाहिए, लेकिन अगर हमको गैर संवैधानिक तरीके अगर हमको अपनाने पड़े तो भी हम अपना लेंगे। और ये कब बोला गया था? 1920 के नागपुर सेशन में बोला गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया 1920 का नागपुर सेशन हुआ था। ठीक है, ये इतना ही जाएगा इसमें। अब देखिए, यहाँ तक का समझ आया। इसके बाद जो भी इसके तरीके थे, तरीके क्या थे? बेसिक वही तरीके थे कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बायकट कर देना, गवर्नमेंट सर्विसेज को बायकट कर देना, है ना, और मान लीजिए हर लेवल पर असहयोग करना। तो ये सभी तरीके हुए। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा? गवर्नमेंट ने बहुत ही क्रूअल तरीके से रिस्पॉन्स किया और हर तरीके से जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको रोकने की कोशिश करी, हर तरीके से, मतलब मार पीट के तरीके से, प्यार से, जैसे भी हो सके वो उनको रोकना चाहते थे। तो एक स्लाइड और लगेगी, उसको खत्म करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ के आप मेथड्स देख लीजिए। हमको मेथड्स तो पता ही है ना। मेथड्स क्या क्या मेथड्स रह सकते हैं, आप ही लोग बताएंगे। हाँ, हम इसको साइलेंट प्रोटेस्ट बोल देंगे। साइलेंट प्रोटेस्ट हो गया, है ना, शांतिपूर्ण तरीके से हम क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो जितने भी लॉ कोर्ट्स थे, है ना, इन सभी का क्या कर दिया गया? बायकट कर दिया गया। पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया गया? बायकट कर दिया गया। चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज हो, चाहे गवर्नमेंट कोर्ट्स हो, चाहे वो लॉ कोर्ट्स हो, कुछ भी हो, इनका बायकट कर दिया गया। कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? हर कोई थे। जैसे मान लीजिए पीजेंट्स हो गए, विमेन हो गई, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए, लेबर्स हो गए, इन सब लोगों का आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मुस्लिम पार्टिसिपेशन। मुस्लिम पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पर बहुत ही व्यापक रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स अगर हम देखेंगे, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स तो क्या था? बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, बहुत ही ज़्यादा कैसे बताएंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, है ना, हर तरीके से। चाहे वो हिंसा का सहारा लेना पड़े, किसी को जान से मारना पड़े, किसी को फांसी देनी पड़े, किसी को जेल में डालना पड़े, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो कर रही थी। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, निर्मम जिसको हम बोलते हैं। समझ में आया ये चीज़? ये हो गया। अब ये जो मूवमेंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तौर पर पूरे भारत में जो है वो फैल रहा था। लेकिन एक और इंसिडेंस घट जाता है, या एक और घटना घट जाती है। कौन सी? किसी को आइडिया है? हाँ, गुड। इस आंदोलन के अंतर्गत एक और घटना घट जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, ये जो चौरी चौरा कांड था वो कब हुआ था? फरवरी 1922। 2 साल तक आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था। जितने भी लोग थे सभी आंदोलन कर रहे थे, ये सभी तरीके उन्होंने अपनाए हुए थे। इसके साथ आप यहाँ पर लिख सकते हो नॉन वायलेंस का तरीका, नॉन वायलेंस हो गया, है ना, अहिंसा हो गया, वही चीज है, अहिंसा हो गया, सत्याग्रह, सत्याग्रह, ये सभी तरीके इन्होंने अपनाए थे। लेकिन एक इंसिडेंट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं चौरी चौरा हत्याकांड या चौरी चौरा इंसिडेंट, जो फरवरी 1922 में हुआ। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि नॉर्मल जो भीड़ थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, वो क्या कर रहे थे? पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अब कुछ भी उनका टॉपिक रहा होगा, पुलिस स्टेशन के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने क्या किया? उनके ऊपर बिना कुछ सुने क्या कर दिया? लाठीचार्ज कर दिया। उनको मारने लग गए, पीटने लग गए, हिंसा का सहारा लेने लग गए। तो जो भड़की हुई भीड़ थी उन्होंने क्या किया? पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस कर्मी थे उनको अंदर से क्या कर दिया? लॉक कर दिया और पूरे पुलिस स्टेशन में क्या कर दी? आग लगा दी।
और 22 या 25 लोग जो हैं वो एक्चुअली में वहां पुलिस स्टेशन में जल करके मर गए। जितने भी पुलिस कर्मी थे उन लोग जो हैं अंदर ही जल करके मर गए। ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था कि वायलेंट ग्रुप ऑफ पीपल टॉर्च्ड पुलिस स्टेशन where 20 to 25 पुलिस वर्क या पुलिस सर्वेंट्स डाइड। इसका मतलब कि जो भड़की हुई भीड़ थी उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को क्या कर दी, आग लगा दी, जिससे 20 से 25 पुलिस कर्मियों की क्या हो गई, वहीं पर जल के मृत्यु हो गई। समझ में आया? तो इससे क्या समझ में आया गांधी जी को? इससे गांधी जी को ये समझ में आया कि अभी भी हमारी जनता जो है अहिंसक प्रोटेस्ट की तरफ नहीं बढ़ी है। उनको अभी भी समझ में नहीं आया है कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस होता क्या है। तुरंत इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने क्या किया, पूरे आंदोलन को क्या करा, विथड्रॉ कर लिया या वापस ले लिया। ठीक है, तो लिखेंगे हम गांधी जी withdrawn the entire movement। ठीक है, तो पूरे मूवमेंट को गांधी जी ने क्या कर लिया, वापस ले लिया इस हत्याकांड के बाद में। समझ आया? और इसके बाद क्या होता है, गांधी जी को 1922 में 6 साल के लिए, 6 ईयर के लिए क्या भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। जैसे ही उन्होंने इस मूवमेंट को वापस लिया, इस आंदोलन को वापस लिया, 1922 में उनको 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। परंतु ये 1924 में ही फिर इनको रिहाई मिल जाती है, रिलीज हो जाते हैं। ये अपने हेल्थ कारणों के वजह से इनको 6 साल के लिए जेल का सजा मिलता है, परंतु 1924 में ये रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, कौन जाता है, गांधी जी ना, पूरा लिख लेंगे गांधी जी। गांधी जी को जेल हो जाती है 6 साल के लिए, परंतु 1924 में फिर वो वापस आ जाते हैं। समझ में आया? ये पूरा आंदोलन समझ में आया? डेट कौन सा इंपॉर्टेंट है, 31 अगस्त 1920 और नागपुर सेशन 1920। ये 2 डेट्स हमको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें थी, और ये फरवरी का चौरी चौरा 1922, ये 3-4 चीजें हमको याद रखनी। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई डाउट है तो पूछिए। स्टोरी लाइन समझ आई? खिलाफत आंदोलन किस तरीके से हमारे भारत से इन्वॉल्व हुआ, समझ आया है ना, ये चीज। ठीक है, अब जितनी भी चीजें हैं और डिटेल में, उसको मैं आपको कोशिश करती हूं कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाऊं। ठीक है, इतने को एक बार देख लो, तो अगर कुछ डाउट होगा, है ना। असहयोग आंदोलन, इससे पहले हमने जो भी चीजें देखी हैं देख लीजिए एक बार। गांधी जी आए थे, है ना, 1915, 16, 17, 3-4 मूवमेंट्स हुए। फिर असहयोग आंदोलन और इनके बीच में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, सत्याग्रह कैसे आया, जलियांवाला बाग, उसके बाद ये दोनों को जोड़ दिया गया और असहयोग आंदोलन बनाया गया। कैसे जोड़ा गया, 1914 से 1919 के बीच में वर्ल्ड वॉर आया, टर्की को हार मिल गई, और जो टर्की के जो लीडर थे खलीफा, वो मुस्लिम संप्रदाय के मुख्य थे, उनको हटा दिया गया। यहाँ पर क्या हुआ, इससे मुस्लिम सेंटिमेंट्स हर्ट हुए एंड ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, इसके बाद इसके मुख्य लीडर के रूप में हम अली ब्रदर्स को देखते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पर गांधी जी के, मुस्लिम्स और हिंदुओं को जोड़ना और इंग्लिश गवर्नमेंट के प्रति एक पूरा व्यापक आंदोलन शुरू करना। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका नॉन कॉपरेशन, जिसके मुख्य लीडर गांधी जी रहते हैं। 31 अगस्त को उनका मूवमेंट शुरू होता है और इसी बीच 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, और उन्हीं को ही श्रद्धांजलि देने के लिए तिलक स्वराज फंड का गठन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद नागपुर का सेशन होता है 1920 का। उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, स्वराज अब गैर संवैधानिक तरीकों से हासिल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद की स्टोरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक, आगे समझिए पूरा आंदोलन। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे, जिसमें आपको थ्योरेटिकली चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है प्रेजेंटेशन में, लेकिन आपको एक नोट्स फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा सब। ठीक,
वही सब टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य मतलब टर्की, यहाँ पे बोल रहा है ऑटोमन साम्राज्य मतलब टर्की, ठीक है। यहाँ खिलाफत आंदोलन की बात करी गई है। ऑटोमन साम्राज्य पतन के कगार पर था, मतलब जो ऑटोमन एम्पायर था इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरीके से पतन उसका होने वाला था। तुर्की का सुल्तान, जिसे खलीफा भी कहा जाता था, दुनिया भर में मुसलमानों का आध्यात्मिक प्रमुख था, मतलब स्पिरिचुअल हेड था। क्या था? आध्यात्मिक प्रमुख था, मतलब स्पिरिचुअल हेड था, ठीक। इसके बाद देखिए सेवरस की संधि 1920 ने ऑटोमन साम्राज्य को विघटित करके खलीफा को अपमानित किया। इसका मतलब एक ट्रीटी हुई थी जब 1919 में, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो कोई भी युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद क्या होती है? ट्रीटी होती है। तो एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेवरस, या ये सेवरस की ट्रीटी या सेवरस की संधि बोलते हैं, जो कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और इससे क्या हुआ? ऑटोमन साम्राज्य कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट हुआ, उसको अपमान का सामना करना पड़ा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे इसके, ये बैकग्राउंड है। इसके बाद देखिए इंडियन मुस्लिम का क्या डिमांड था, भारतीय मुसलमानों की क्या मांग थी। खलीफा की लौकिक और आध्यात्मिक सत्ता को सुरक्षित रखना, इसका मतलब जो खलीफा का जो मेन पावर है ना, उसकी जो सत्ता है उसको सुरक्षित रखना, उसको वापस लेकर के जाना। इसके साथ ही साथ जितने भी पवित्र स्थल हो गए, जैसे मक्का हो गया, मदीना हो गया, इसकी रक्षा करना। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? मुसलमानों का डिमांड पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट देखेंगे मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के साथ किए जाने वाले कठोर व्यवहारों को रोकना, मतलब जो भी हार्श चीजें हो रही थी टर्की के साथ में, वो सोच रहे थे कि मित्र राष्ट्र मतलब जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ हम मिल जाएंगे और मिल करके क्या करेंगे, जो भी व्यवहार हो रहे हैं उनके अगेंस्ट उनको हम ठीक करेंगे। समझ में आया ये? तो ये हमारे मुसलमान भाई बहन की डिमांड्स थी, ठीक। इसके बाद देखिए लीडर्स के तौर पर जो खलीफा या खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स हैं वो हम देखेंगे। इसमें आपको देखो एक्स्ट्रा भी नाम दिया हुआ है, अली ब्रदर्स के अलावा भी नाम दिया है। देखिए मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? अली ब्रदर्स कहते हैं, जो मुख्य रूप से लीडर के रूप में आए थे। इसके बाद देखिए अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, ये दो लोगों का नाम हमको और याद करना है अगर कर सको तो। अबुल कलाम आजाद, करेक्ट, अबुल कलाम आजाद वही है ना। अच्छा आपने याद किया, अबुल कलाम आजाद वही है, ठीक है। अब्दुल करके हमने याद किया था, अब्दुल कलाम ऐसे करके, है ना। बट अच्छा आप पॉलिटी में नहीं थे ना, हाँ हमने ट्रिक्स के थ्रू भी याद किया उसको। तो मौलाना मोहम्मद अली हो गया, मौलाना शौकत अली, अबुल कलाम आजाद एंड हसरत मोहानी, इन लोग जो है वो एक्चुअली में क्या थे? लीडर्स थे खिलाफत आंदोलन के या खिलाफत मूवमेंट के, ठीक। देखिए आगे बढ़ेंगे। अब 1919 से 1924 के बीच में गांधी जी ने क्यों खिलाफत इशू को सपोर्ट किया, ये भी हमने पढ़ लिया है। हिंदुओं और मुसलमानों को एक उद्देश्य के तहत एकजुट करने के लिए सपोर्ट किया था, ठीक है। उन्होंने इसे एक जन आंदोलन शुरू करने के अवसर के रूप में देखा, मतलब एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि किस तरीके से हम एक व्यापक आंदोलन या मास मूवमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए यह ब्रिटिश अन्याय जैसे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग के खिलाफ बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं के अनुरूप था, मतलब जो भी गलत चीजें हो रही थी अंग्रेजों के द्वारा उसके ये अनुरूप था, ये अलाइड कर रहा था उन सभी चीजों से। समझ में आया? तो ये चीज हमने देखनी है, ठीक। आगे देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब कैसे शुरू हुआ। इट वॉज लॉन्च बाय नन अदर देन महात्मा गांधी। कहां पर? नागपुर सेशन में 1920 में। इसको आप नागपुर सेशन एग्जैक्ट मत मानिए, है ना, क्योंकि हमको ये याद रखना है कि ये कब हुआ था? 31 अगस्त 1920 में लॉन्च किया गया था, बाद में नागपुर सेशन हुआ।
तो हमको ये नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हमको ये याद रखना है कि 31 अगस्त को ये फॉर्मली लॉन्च किया गया था। जो स्पेक्ट्रम में लिखा है मैं वो बता रही हूँ, है ना, कि 31 अगस्त 1920 को ये लॉन्च किया गया था। बाद में नागपुर का सेशन आया और उसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि हमको अब गैर संवैधानिक तरीकों से क्या करना है, स्वराज की प्राप्ति करना है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन ना दे 31 अगस्त का तो आप इसको टिक कर सकते हो, क्योंकि व्यापम में बहुत क्लोज दे के छोड़ देता है। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आए तो आप इसको टिक कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आपको ये डेट याद रखना है, ठीक। इसके बाद देखिए इसके कारण क्या क्या थे। रॉलेट एक्ट नागरिक स्वतंत्रता का ये दमन करता था, इसके विरुद्ध था। इसके साथ जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसके भी विरुद्ध। खिलाफत मुद्दा हुआ, भारतीय मुसलमानों में गहरा आक्रोश देखने को मिला था। इसके साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वशासन के टूटे वादे, मतलब पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा कि हम आपको क्या करेंगे, स्वशासन देंगे, है ना। मॉडले मिंटो रिफॉर्म आया था जिसमें उदारवादी लोगों को या मॉडरेट्स को बहुत ज्यादा प्रलोभन दिया गया था, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी तरीके का स्वशासन भारतीयों को नहीं मिला और ये सभी कारण थे जिसके रूप में असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। कौन कौन से कारण बताइए। पहला खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और जो टूटे वादे थे जो दिए गए थे कि हम आपको स्वशासन देंगे। ये सभी कारणों से ये सभी कारण एक साथ जुड़ गए और जुड़ करके असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हो गया, ठीक। हमको ये मेंस में हमको एकदम टिप्स पे ये याद होने चाहिए ना कि ये कारण थे, तभी आप लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अब इसके उद्देश्य हम देखेंगे तो सिंपल सा उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण असहयोग करना। इसका मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट करना, किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना या नॉन कोऑपरेशन करना, बट वो कैसा नॉन कोऑपरेशन रहे, पीसफुल रहे हर स्तर पर, ठीक है। अहिंसक जन विरोध के माध्यम से 1 वर्ष के भीतर स्वराज करना, ये भी कहीं ना कहीं उद्देश्य था। 1 वर्ष के भीतर विदिन 1 ईयर हमको क्या चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, ऐसा वो कह रहे थे। स्वशासन उनको 1 वर्ष के भीतर प्राप्त करना था, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेजर इसके प्रोग्राम्स हमको ऑलरेडी पता है क्या क्या तरीके थे, क्या क्या चीजें हुई थी। एजुकेशन के क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस था इनका बहिष्कार किया गया, ठीक है। वकीलों द्वारा क्या हुआ, अदालतों का बहिष्कार किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत चुनावों का बहिष्कार किया गया। मतलब जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे उनके अंतर्गत भारतीयों को भी इलेक्शन लड़ने की स्वतंत्रता दे दी गई थी अब, लेकिन जितने भी चुनाव थे उसका यहाँ पर बहिष्कार किया गया। इसके बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और खादी को बढ़ाया गया। मतलब जो खादी क्लोथ्स होते थे उसको जो है वो व्यापक रूप से बढ़ाया गया, ठीक है। उपाधियों और सम्मानों की वापसी, मतलब जो भी टाइटल्स होते थे वो वापस मिले। जैसे उदाहरण के लिए गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी, गांधी जी रिटर्न्ड केसरी हिंद। ये हमने जलियांवाला बाग के टाइम पर पढ़ा है कि जलियांवाला बाग जब हुआ था तब गांधी जी ने ये जो है वो लौटा दी थी। ये जो इनको उपाधि मिली थी केसरी हिंद की, वो उपाधि गांधी जी ने जलियांवाला बाग के बाद में लौटा दी थी। तो ये हमको याद रखना है। नॉन कॉपरेशन और जलियांवाला बाग आसपास हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम पढ़ते ऐसे हैं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया, केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। अगर आपको दूसरे रूप में पूछेगा कि कौन से आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी, तो आपको क्या बताना है, नॉन कॉपरेशन या असहयोग, दोनों आपको लेना है, ठीक है। जलियांवाला बाग बोलेगा तो उसमें टिक करना, अगर नॉन कॉपरेशन बोलेगा तो उसमें टिक करना, ठीक है। देखिए बेसिकली वो आने से पहले ही फेमस हो गए थे। मतलब 1915 में जब वो आए ना, उससे पहले ही वो फेमस हो गए थे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर साउथ अफ्रीका में कोई बोल भी नहीं पाता था, कोई अपनी आवाज भी नहीं रख पाता था, वहां पर उन्होंने अंग्रेजों और साउथ अफ्रीका के शासन से सीधा सीधा मुकाबला किया, और सिर्फ मुकाबला ही नहीं किया, उनको जीता भी, है ना। तो ये चीज हमको याद रखनी है कि 1915 में जब गांधी जी आए उससे पहले ही वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। इसके बाद चंपारण हुआ, है ना, खेड़ा हुआ, अहमदाबाद हुआ, इन सभी में उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त की, ठीक है। इसका एग्जैक्ट डेट ना
मैं भी अभी नहीं बता पा रही हूँ कि केसरी हिंद कब उनको मिला था, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी या कोई से एमसीक्यू में मैं डाल दूंगी कि केसरी हिंद की उपाधि उनको कब मिली थी, और लौटाई तो उन्होंने ये 1919 में थी, है ना। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसके लिए आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए, अल्कोहल, अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, ठीक। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं सामाजिक सुधार का जो एक टॉपिक है वो भी इन्वॉल्व है कि शराब की दुकानों पर धरना देना, है ना, जो गलत चीजें हैं समाज में, जो कुरीतियां हैं, उसके विरोध भी ये लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ठीक। चलिए, इसके बाद देखिए आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, राष्ट्रव्यापी भागीदारी, किन किन लोगों ने भागीदारी की वो सब मैंने आपको बता दिया, छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, सब लोगों ने। इसके साथ कहाँ कहाँ पर हुआ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मजबूत रहा। उस समय आंध्र प्रदेश नहीं था ना, उस समय उत्तर प्रदेश नहीं था, याद रखना है, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस था, बाद में वो उत्तर प्रदेश बना है, तो अभी के डेट के हिसाब से ये नाम है ना, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, Why the movement was called off, ये मूवमेंट को क्यों वापस ले लिया गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, चौरी चौरा कांड हो गया था, ठीक। चौरी चौरा कांड हो गया था, कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट हमको याद रखना है, 5 फरवरी। अगर आप डेट भी याद रख सको तो और अच्छी बात है, 5 फरवरी 1922 में हुआ था, ठीक है। एक हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो 1922 और 22 ऐसे याद रख लो, है ना, 1922 और 22, ठीक। तो 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए, ठीक है। इसके साथ देखिए यहाँ पर गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया रही, तो समझिएगा, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, क्योंकि यह उनके अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन करता था। जो उनका नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल था, उनका नॉन वायलेंस का जो सिद्धांत था, उसको सीधा सीधा वो क्या करता था, उसका वायलेशन करता था या उल्लंघन करता था। इसलिए 12 फरवरी को 1922 को इन्होंने पूरा जो मूवमेंट है उसको क्या कर दिया, रोक दिया, ठीक। ये डेट हमको, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये डेट हमको याद रखनी है ना, 5 फरवरी, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे कनेक्शन बिटवीन द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, एक फ्लो चार्ट्स में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर का जो है वो क्या हुआ, समाप्ति हुई, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। इसके साथ में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सेवरस हुआ, टर्की का अपमान हुआ, सेवरस की संधि हुई। कब हुई थी, 1919-1920 में हुई थी, ये याद रखना, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, कब हुई, 1919 में। गांधी जी ने खिलाफत नेताओं से क्या किया, हाथ मिलाया, मतलब जो अली ब्रदर्स थे उनके साथ अब गांधी जी ने क्या कर लिया, हाथ मिला लिया। इसके साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1920 में हुई। एग्जैक्ट डेट कब हुआ, एग्जैक्ट डेट बताएंगे, 31 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 31 अगस्त 1920 में फॉर्मली ये जो आंदोलन है वो लॉन्च कर लिया गया था, ठीक है। इसके साथ ब्रिटिश संस्थानों का सामूहिक बहिष्कार किया गया, चाहे वो लॉ कोर्ट्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, जो भी अंग्रेजों के द्वारा संस्थापित हो रहा था वो सभी का सामूहिक बहिष्कार किया गया, मतलब पूरे सोशल लेवल पर जो है वो इसका बायकट किया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ 1922 में। डेट बताएंगे, गुड, वेरी गुड, 5 फरवरी 5 फरवरी को हुआ था। और कितने लोगों की डेथ हो गई थी, 22 लोगों की डेथ हो गई थी, है ना। हाँ 22 से 25, 20 से 25 लोगों की। गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया। जब ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी ने ये पूरा आंदोलन वापस ले लिया। ये स्टोरी समझ आई, बैकग्राउंड समझ आया, लिख लोगे अब अपने से। अच्छा, मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दी थी, आप लोगों ने ना चेक कराया है ना, उसको आपने कुछ बताया है। मैंने लिखने दिया था एक मेंस का क्वेश्चन आप लोगों को, है ना। आप लोग बताते नहीं हो, है ना, कि मैम तो भूल गई, हम भी भूल जाते हैं। चलिए, सिग्निफिकेंस देख लो, महत्व एक बार, फिर हम इसको खत्म करेंगे। देखिए, इसका महत्व क्या है,
पहला जन आधारित राष्ट्रव्यापी आंदोलन, मतलब मास बेस्ड नेशन वाइड मूवमेंट था। इससे पहले रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया था, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। लेकिन ये जो असहयोग आंदोलन था, ये पूरी तरीके से जन आधारित था, मास बेस्ड था और पूरा राष्ट्रव्यापी था, मतलब वो पूरे नेशन में, पूरे भारत में फैला हुआ था। जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बंगाल, सब जगह फैला हुआ था और हर किसी तबके के लोगों ने भाग लिया था। जैसे महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, इवन मुस्लिम्स भी जो हैं वो भागीदार थे। ठीक है, हिंदुओं और मुसलमानों की एकता, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले किसी भी आंदोलन में हिंदू के साथ मुस्लिम नहीं दिखे आपको। 1857 के बाद की बात कर रही हूँ ना मैं। 1857 के बाद जितने भी आंदोलन हुए, जैसे होम रूल लीग हो गया, स्वदेशी आंदोलन, इसमें आपको हिंदू मुसलमान नहीं दिखेंगे। इसके साथ जितने भी आगे होने वाले आंदोलन रहेंगे उसमें भी आपको मुसलमान नहीं देखेंगे। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सभी में आपको मुसलमानों की कमी देखने को मिलेगी। तो ये सिर्फ एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुसलमान बहुत व्यापक रूप से एक साथ देखने को मिले। ठीक, ना इससे पहले देखने को मिले थे, ना इसके बाद देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद नेता के रूप में उदय हुआ। इसका मतलब अनडिस्प्यूटेड लीडर, किसी ने कोई भी डिस्प्यूट खड़ा नहीं किया और गांधी जी को डायरेक्टली क्या कर दिया, नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, इसके बाद सत्याग्रह और अहिंसा को राष्ट्र रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया। अब इनकी जो टेक्निक्स थी वो और शार्प हो गई थी। अब इन्होंने किसका सहारा लिया था, पूरी तरीके से सत्याग्रह का और अहिंसा का, और राष्ट्र नीति के रूप में या राष्ट्र रणनीति के रूप में इसको क्या किया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, शिक्षित युवाओं ने सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। अब जो यूथ हैं, जो एजुकेटेड यूथ हैं, जो पढ़े लिखे यूथ हैं, वो अब जो है कहीं ना कहीं आंदोलन में हिस्सेदारी जो है वो अपनी ले रहे थे। ठीक, इसके बाद सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे भविष्य के आंदोलन के लिए गति का निर्माण किया, मतलब एक उसको स्पीड प्रोवाइड करवा दी, एक बेस जिसको हम बोलते हैं, वो इस आंदोलन ने बाकी आने वाले आंदोलनों के प्रति जो है वो प्रदान करा। समझ में आया ये चीज? ये सभी आपको सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आपको ये देखने को मिलेगा, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, देखिए ये एक क्वेश्चन है मेंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन? हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इलैबोरेट या एक्सप्लेन, जो भी आप लिख सकते हैं। असहयोग आंदोलन की एक अनोखी विशेषता हिंदू मुस्लिम एकता थी, समझाइए। तो बेसिक हमको इसमें क्या लिखना है, 10 मार्क आप इसको समझ सकते हैं। हमारे जो ऑनलाइन श्रोता हैं वो भी कोशिश करें कि ये आंसर को लिखे, जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके ही बेसिस पे आप इसको आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे ये पेज है, ठीक है, आप सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन देंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन क्या था, कब इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बाद आप इसी को हेडिंग डाल लेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कैसे दर्शाता है, और जितने भी पॉइंट्स आपको याद आएंगे कि चाहे वो खलीफा इशू हो, चाहे वो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी हो, चाहे वो गांधी जी ने किस तरीके से दोनों को जोड़ा, ये सब चीजें आप यहाँ पर 3-4 लाइंस में खत्म करेंगे और फिर फाइनली आप इसको कंक्लूड करेंगे कि हाँ, ये एक बहुत ही अनोखी विशेषता थी असहयोग आंदोलन की, कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम लोग जो हैं वो जुड़ गए, जो ना पहले देखी गई थी, जो ना आगे देखी गई। समझ में आया? मतलब पहले के जितने भी मूवमेंट्स है उसमें भी ये विशेषता नहीं देखी गई और आगे आने वाले आंदोलनों में भी ये विशेषता नहीं देखी गई। तो ये आंसर्स को आप लिखिए, जो हमारे ऑनलाइन लिसनर्स है वो भी कोशिश करेंगे कि ये आंसर को आप एक पेज में लिखें, या आप कमेंट सेक्शन में भी कोशिश करिए अगर आप उसे डाल सके तो। ठीक है, चलिए यहाँ के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।